हम पीका एक्ट कर रहे हैं। अब पीका के ऊपर चैप्टर 1B हमने आज स्टार्ट करना था। उस पर जाने से पहले ज़रा ATA की ये प्रोविजन जो है इसको रिवाइज करते हैं। अब कल जो हमने डिस्कस किया था EE स्केड्यूल 4 वाले लोगों को, अब स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 वालों को आज डिस्कस करना है। 11A, B, C, C, D और E कर लिया रिवाइज ने? कौन बताएगा इनमें क्या बातें हैं? मैडम नहीं, मैडम ने अब कल बताया ना। मैडम के अलावा कोई वॉलंटियर करे? नहीं है, चलें जी। 11A ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इन टेररिज्म। अब वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेररिज्म में कंसर्न है। अब वो कौन सी हैं जो कमिट करती हैं एक्ट ऑफ टेररिज्म है? जी, उसके बाद वो जो से प्रमोट करती हैं टेररिज्म को। हाँ जी। फिर उसके बाद वो कहता है कि भी कोई भी है जो आगे सपोर्ट और असिस्ट भी करेगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो आगे कहता है कि किसी भी किस्म का ना वो सेंटिमेंट को लेके इन्वॉल्व होते हैं और उसको फिर यूज करते हैं रिलीजियस बेस के ऊपर, उसकी हार्टेड को यूज करते हैं, यानी फिरका वारियत करते हैं हाँ इस जी। मामले में, उसको लेके चलेंगे। और फिर उसके बाद है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मौजूद हैं, चेहरे उनके मौजूद हैं जिनको एक्सपेल करना चाहिए, जिनको निकाल देना चाहिए, लेकिन वो उसको पोर्ट्रे करते हैं एज ए हीरो, वो उस चीज को लेके ना उसी तरह चलते हैं। हाँ जी। वो उन तमाम चीजों को लेके वो इसमें फॉल करेंगे जी। फिर उसके बाद सर 11B में बात करते हैं कि जो सीएन ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट अभी 11 में ए में रहे, ए में ए का पार्ट 2 भी एक है। हाँ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो जो भी इस मीनिंग के अंदर आएगी, कंट्रोल या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजों के अंदर इन्वॉल्व होगी, फिर उसको जो है ना वो टेररिज्म फैक्टर के अंदर देखते हैं स्केड्यूल 1 के अंदर डाल देंगे। जी ठीक है, सर ठीक है। 1 इस पे रहे, बी पे भी आते हैं। जी राव साहब, अभी आए वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न है इन टेररिज्म में 11A में। अब वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में क्या कर रही हैं? कमिट है, फैसिलिटेट है, पार्टिसिपेट है इन एक्ट ऑफ टेररिज्म। 1 प्रेपरेशन कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, पैटर्नाइज हैं, सपोर्ट कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है वो रिलीजियस और सेक्टेरियन है और एथनिक भी जो है लाइंस के ऊपर वो मसाइल तो हैं पर उसको वो और बढ़ावा दे रही हैं, स्टेयर ऑफ द डिसऑर्डर कर रही हैं। इसमें एथनिक भी है, सेक्टेरियन भी है। फिर वो उन लोगों को एक्सपेल नहीं कर रही, जो ऑस्ट्रेचाइज नहीं कर रही, जो उसके मेंबर्स हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं, और उनको पैटर्नाइज कर रही है, या उनको एज अ हीरो पेश कर रही है, या और अदरवाइज कंसर्न इन टेररिज्म, या और भी कोई ग्राउंड हो सकती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस सब क्लॉज 1 में आ गई है तो क्या होगा? अब वो ओन्ड है डायरेक्टली, ओन्ड और कंट्रोल है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली है, जो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे कर रही है या कोई टेररिस्ट कर रहा है, या वो हो सकता है किसी के बिहाफ पे काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में वो फंडिंग कहीं और से ले रही है, और हो सकता है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो बाहर भी, पाकिस्तान में भी हो। बी, या वो एक्ट कर रही है किसी बिहाफ पे, या किसी टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे एक्ट कर रही है। एक तो ओन्ड एंड कंट्रोल है, एक वो जो एक्ट कर रही है उनके बिहाफ पे कर रही है। 2 में ये है, यानी वो पीछे और वो फ्रंट पे हाँ आके उसके साथ कर रही है। हाँ जी, तो ये उसमें आ जाएगा जी। अब इसको 11A मास साहब बताएं आप। सर 11A में है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कमिट्स कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है जो कि एक्ट ऑफ टेररिज्म है, वो होगी, या वो किसी भी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, या किसी को भी प्रमोट कर रही है किसी किस्म की भी एक्टिविटी को, हाँ जी, या फिर वो सपोर्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी एक्टिविटी को असिस्ट कर रही है, हाँ जी, फिर वो आ रही है पार्टनराइज कर रही है और असिस्ट कर रही है किसी भी एथनिक जो नस्ल बेस्ड, हाँ इतने जी, किसी भी नस्लिये को, हाँ। या फिर वो एक्सपेल कर रही है किसी भी रैंक को, या एक्सपेल, फेल टू एक्सपेल है, फिर वो मतलब एक्सपेल नहीं कर रहे, मतलब कि जिस बंदे को निकाल देना चाहिए उसको निकाल नहीं रहे, उसको एज अ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ हीरो है वो। ठीक है जी। या किसी भी एक्ट जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मना किया गया कि ये एक्ट नहीं करना, और वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको हम इसमें काउंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इन टेररिज्म। ठीक है। पार्ट 2 में है कि वो ऑन हो रही है, हाँ, या कंट्रोल हो रही है, या फिर वो किसी की डायरेक्शन के ऊपर काम हाँ, कर रही है। ऑन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट, ये है। ठीक हो गया। अब ये हो गया 11A। ठीक है जी, क्लियर है सबको?
11B पे आ जाए। इसको याद भी करना है, रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ी एफर्ट मारें, क्लास में इसको याद कर लें, फिर बाद में जाके पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी तरह हो जाएगा, पर पढ़ना जरूर है बात में भी। 11B जी मैडम। सर 11B में कि प्रिस्क्रिप्शन जो सी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ। फिर कि फेडरल जो सी है वो शाया करेगी अपने गजट के अंदर। हाँ। अब उस गजट के अंदर शाया करने के बाद वो जो स्केड्यूल 1 के अंदर फॉल करेगी, और हाँ। वही बात है कि वो जो सी है विदाउट एक्स पार्टी होगी। हाँ। बेसिस, लेकिन उसके साथ एक बात तो ये कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है। एक्स पार्टी तो होगी, रीजनेबल ग्राउंड्स 3 किस्म की हैं। एक तो वो कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है डायरेक्टली। हाँ जी। दूसरा वो या तो कंट्रोल्ड है या ओन्ड कर रहा है, जी। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को। बिल्कुल। और तीसरी बात वो कह रहा है कि एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो इस किस्म की एक्टिविटीज या टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। फिर उसके बाद वो बात करता है वही की एक्सप्लेनेशन के अंदर जो पीछे बात की थी कि एफयूआई को पता हो, वो आपको इन्फॉर्म करे, इनक्रेडिबल सोर्स जो उसका होगा इंफॉर्मेशन का। फिर होगा कि भी उसका फॉरेन या डोमेस्टिक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, नॉन बैंकिंग चैनल हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकती है, या किसी भी किस्म का वो बाहर का जो सोर्स वो हो सकता है। हाँ जी वो होता है। उसमें फिर वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो एक्सप्लेन करनी है ग्राउंड क्या बनी है अभी उसको। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करेंगे विद 3 डेज, ये ग्राउंड्स हैं। बैन किया। जैसे 11EE में था, उसमें फोर्स स्केड्यूल में डालते हैं उस शख्स को, एक्स पार्टी बेसिस पे डालते हैं और गवर्नमेंट डाल देती है। यहाँ पे भी 11B में भी यही है, एक्स पार्टी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को लगता है गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्केड्यूल में उसको डाल देना है, और क्वाइट पॉसिबली जो फर्स्ट स्केड्यूल में गई है ये सेकंड स्केड्यूल में रही होगी अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उसको फर्स्ट स्केड्यूल में वो डालेंगे, एक्स पार्टी बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसे डाल देगी। अब डालने के बाद प्रोसीजर ये है कि गवर्नमेंट डालेगी किन वजह से, एक तो वो टेररिज्म की एक्टिविटी में कंसर्न होंगे, फिर बाकी ये दोनों बातें ऊपर वाली आ जाती हैं जो हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड या कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या वो एक्ट कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट के पास अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन आएंगी कैसे, वो अब एक्सप्लेनेशन में है। और 11EE में भी सेम यही बात थी कि अब वो इन्फॉर्मेशन आएगी कहां से, वो अब आपको फॉरेन सोर्स से भी हो सकती है, लोकल सोर्स से भी हो सकती है, बैंकिंग चैनल भी है, नॉन बैंकिंग चैनल भी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में यूएनओ की कोई बॉडी हो सकती है, इंटरपोल भी हो सकता है। यहां पे उन्होंने टर्म यूज किया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका आइडिया है किसी को? बाकी तो आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बैंक्स, फॉरेन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज इनका पता है। फाइनेंशियल फेटअप नहीं, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना, ये हर जो मेंबर्स है ना फेटअप के, उन सबके होता है। पाकिस्तान में भी है FMU, फेडरल मॉनिटरिंग यूनिट है पाकिस्तान का। और अब सीन ये है कि जो आपकी है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको जो है रिपोर्ट करना होता है और उसको पकड़ना होता है। तो ये जो सारा आपका बैंकिंग चैनल है ना, ये उसको ये सपोर्ट करते हैं। और उन बैंक्स को अगर लगता है कि ये एक ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ये सस्पिशियस हैं, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग है वो करनी होती है, वो करते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को। पाकिस्तान का फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, बहुत सारे मुल्क में फेटअप के रूल में ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। वो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं और उनको लगता है कि ये जो है ना वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर उन्होंने आगे एजेंसी डेजिग्नेट की हुई है। वो इनलैंड रेवेन्यू की भी है, FIA के पास भी जुरिस्डिक्शन है, तो वो उनको रेफर कर देते हैं। अब ये आप इसका फिर चलान पेश करें इन्वेस्टिगेट करके और फिर इसको केस चलाएं। ये हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, उसमें इसकी डिटेल्स हैं। ये स्टेट बैंक के है तो ये इंडिपेंडेंट ही, पर अंदर दी सुपरविजन और स्टेट बैंक ही काम करता है, उसका उनका सारा सेटअप कराची में है। नहीं, मनी एक्सचेंज कंपनी से अलग है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है, ये सबको कर रहे हैं। असल में इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली आप बैंकिंग चैनल हैं या नॉन बैंकिंग चैनल हैं। एक होता है नॉन प्रोफेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, NDB-FPs। अब आप लोगों ने जब देखना कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आ रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो आपको रिपोर्ट करनी होती है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते एज बैंक या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपके ऊपर बड़ी पेनल्टीज हैं। आप रिपोर्ट करते हो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, फिर ये देखते हैं, इनकी लिंक्स इंटरनेशनली भी होते हैं कि वाकई में ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। फिर ये आगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कर रही हैं। आप देखें ये क्या रिपोर्टिंग एंटिटीज, रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं। ये आपका FIA है या FMU कर लें, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। फिर ये आपकी जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये इसमें आप FIA को रख लें। ये अब बैंक्स हैं और ये नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज भी हैं। इसमें इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, इसमें लॉयर्स भी आ गए हैं, इसमें अब ज्वेलर्स भी आ गए हैं।
ये इन्होंने लॉ बना के कहा कि जो ज्वेलरी आप खरीदते परचेज करते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि वो पैसे यूज हो जाते हैं काउंटर फाइनेंस टेररिज्म में। अब इसमें बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनीज भी आ गई हैं, इसमें ट्रस्ट भी आते हैं। ठीक हो गया। अब दुनिया में अब इसमें एक है ना कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, एक है बैंकिंग चैनल से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जो है प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स को डील किया जाता है, उनके पैसों से भी होती है। एनिमल्स जो हैं या जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो भी वो खरीदी बेची जाती हैं, उनमें से वो पैसों को जो है बेजल करके वो यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके मोड्स हैं, तो इन्होंने इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है बैंक्स के अलावा भी। अब इनमें से किसी को पता लगता है ना कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसे कहते हैं रिपोर्ट करनी होती है, वो इस फॉरेन FMU को यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। ये फिर इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे हाँ कोई मामला गड़बड़ है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देंगे, फिर मामला कोर्टों वाला आ जाता है। ये लंबा प्रोसेस है, ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसको पकड़ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना आसान काम नहीं है। फिर अगर आप कर भी लेते हो इसको कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यूजुअली हमारे सिस्टम के अंदर वाइट कॉलर क्राइम में लोग मुश्किल ही पकड़े जाते हैं, सस्पिशन ही होती है। ओके जी, ये हो गया। इसके बाद जब आप 3 दिन है, 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस शख्स को 11EE के केस में बताना है कि भाई इन ग्राउंड्स की वजह से आपको हमने स्केड्यूल 1 में डाल दिए। अब साहब आपने देखा है कि नहीं देखा, सीए इसके 4 स्केड्यूल हैं, 1 2 3 4। यहां पे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब उसको अगर बैन करना होता है तो उसको यहां ले आते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं। जब किसी शख्स को करना होता है ना गवर्नमेंट ने, तो स्केड्यूल 4 में डालती है। यहां पे स्केड्यूल ऑफेंसेज हैं। ठीक हो गया। अब हम ये 2 कर लेंगे तो उसके बाद हमने ये स्केड्यूल ऑफेंसेस करने हैं और हमने प्रोसेस करना है 6 7 8 9 10 का, जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, पनिशमेंट है, जो मुश्किल है और लंबी है। मुश्किल नहीं है, लंबी है, उसको याद करना मुश्किल है। ठीक है जी। 11B जी राउत साहब, 11B बताओ। हाँ जो सर कंसर्न हो किसी टेररिज्म एक्टिविटी में, हाँ या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या हाँ बाहर से भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। और कई सारा जिसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो इंग्लिश में भी हाँ जी। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी गवर्नमेंट के पास? हाँ वो सर रिसोर्सेज फॉरेन भी हो सकते हैं, लोकल भी हैं। नॉन बैंकिंग चैनल हाँ जी और ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आ गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और फिर 3 दिन के अंदर उसको ऑर्गेनाइजेशन को बताना है तो मैं स्केड्यूल 1 में क्यों डाला है जी। आ गया 11C राइट ऑफ रिव्यू। अब रिव्यू वाला भी सीन सेम वही है जो 11EE में था। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है तो आपको क्या करना है, अब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप चैलेंज करेंगे तो कितने दिनों में करना है? 30 दिनों में करना है। उन्होंने 90 दिन में डिसाइड करना है। उनके ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं विद इन 60 डेज। सेम यही बात 11EE में थी। 30 डेज में हाई कोर्ट जाना है। 30 डेज में हाई कोर्ट जाना है जी। आपने 30 डेज में आपने हाई कोर्ट जाना है। ये 11C हो गया। अब 11CC आ गया। सर इसमें मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने डिसाइड 7 डेज में करना है। ज्ञान ये नहीं लिखा हुआ मैडम, ये इसमें नहीं है। वो जो 7 डेज वाला था ना मैडम, वो है जब ATA की जानी है, कहते हैं अपील जानी है हाई कोर्ट। DB ट्रायल 7 दिनों में होना है और हाई कोर्ट ने भी डिसाइड 7 दिनों में करना है। ठीक है जी। अब ये राइट ऑफ रिव्यू है। अब बात ये हमने ये देखा कि विद इन 30 डेज उन्होंने गवर्नमेंट के पास आना है, तो किसके पास आना है? अब ये CC में वो कमेटी बनी हुई है। कमेटी के 3 लोग होंगे, 3 हाँ लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से एक बंदा जरूर होगा। जो चेयरपर्सन है वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का बंदा होगा। ये लोग सुनेंगे और ये मामले को जो है 30 दिन के अंदर इन्होंने डिसाइड करना है। और ये उन मामला तो करेंगे जो 11C और 11EE में 3 मेंबर हैं जी। क्लियर है? 11CC जी। माज 11CC आप बताओ। सर ये कमेटी बनाएंगे जिसमें है ना 3 मेंबर्स होंगे। हाँ जी। एक चेयरमैन होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी जी का, और 30 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया। 11C 11EE जी। रऊफ आप कुछ कह रहे थे? सर ये जॉइंट सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट होगा। जाहिर सी जॉइंट सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट के अलावा कैसे कौन जाएगा, मुझे ये बताएं आप। ओ नहीं भाई, अब ये देखा ये करने वाले काम नहीं है। वो भाई उनको कौन लिफ्ट कराता है जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के अंदर है। हाँ फिर देखा नहीं था वो जो थे पंजाब असेंबली के, वो जो सेक्रेटरी थे, उनके साथ क्या हुआ था कुछ अर्सा पहले, आपको याद हो? वो भी CSP ऑफिसर नहीं थे। हाँ जी हाँ जी ठीक है। भट्टी साहब हाँ जी बहाल तो हो गए हैं, पर फिर
हाँ इतना असर रसूख है, कहाँ काम किए हैं, पर वो नीचे से रैंकर हैं। हाँ जी। 11CC हो गया, C हो गया, CC। 11D पे आ जाए, ऑब्जर्वेशन ऑर्डर है जी। सर उसमें ये बताता है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कंसर्न हो रही है और रीजन भी है कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्या करेगी कि फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर उसको एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है, सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में डाला जाएगा। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि ये उनसे अगर इस कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से ही उस लिस्ट में मौजूद है लेकिन उसी के सेम के नाम के ऊपर कोई ऑपरेट कर रहा है, उसको भी फिर वो डाल देंगे। फिर 2 में वो बात करते हैं कि भाई अगर कोई मुतासरा हो गया इस मामले से तो फिर गवर्नमेंट जो सी है ना वो 60 डेज का पीरियड रखेगी, उसमें उसको सुनने के लिए भी वो एप्लीकेशन देगा। फिर आगे ये है कि उसको ना जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब वो मुद्दत बढ़ाने का भी फेडरल के पास ही वो इख्तियार है। उसके बाद उसने कहा जो नीचे बात की कि अगर उसको सुनना है फिर दोबारा से या उसको एक्सटेंड करना है तो वो 6 माह की मुद्दत है जिसको वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 4 में बात की। हाँ जी। अब ये जो है ना 11D है, ये स्केड्यूल 2 से डील कर रहा है। एक बात, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, अब गवर्नमेंट को लगता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो सस्पिशियस हैं, अब वो स्केड्यूल 1 में तो नहीं आ सकती पर उसके ऑब्जर्व करना है, तो गवर्नमेंट जो है उसका लिस्ट स्केड्यूल 2 में लिस्ट डाल देगी। अब जब कोई ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्केड्यूल 2 में डाला हुआ था और एक ऑर्गेनाइजेशन और है उसी नेम से ऑपरेट करना शुरू हो गई है, हो सकता है उसका ऑफ शूट हो, उसको भी डाल दिया जाएगा। क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है स्केड्यूल 2 में या 1 में, फिर उसके नाम से आप काम नहीं कर सकते या उसकी कोई ब्रांच नहीं खोल सकते, तो वो भी आ जाएगी। एक वो है जिसको गवर्नमेंट ने डाल दी है, या जिसको ऑलरेडी पहले डाला हुआ था उसके नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी डाल दिया जाएगा। अब जिसका नाम डाल दिया है, अब जिन ऑर्गेनाइजेशन को स्केड्यूल 2 में डाल दिया उनके पास क्या रेमेडी है? वही जो 11C में है, वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, रिव्यू जो कमेटी है उसमें दरखास्त देंगे, गवर्नमेंट कमेटी ने 60 दिनों के अंदर डिसाइड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं लिखी हुई, अगर वो उसके कहते हैं रिव्यूड है तो हाई कोर्ट आ सकते हैं, अगर नहीं लिखी हुई तो रेट में वो आ सकते होंगे। अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को अंडर ऑब्जर्वेशन डाल दिए, तो कितनी देर के लिए डाल दिए? गवर्नमेंट उन्हें डालेगी, उन्हें टाइम देगी, और गवर्नमेंट उसको अगर 6 माह डालेगी, उनको टाइम देगी कि उन्हें सुनेगी, और अगर हाँ जी एक्सटेंड कर, वो 6 माह बाद फिर एक्सटेंड कर सकती है। इस तरह गवर्नमेंट जो है ना 6 माह तक एक्सटेंड करती रहेगी उन्हें मौका देके सुनने का। तो ये उसको है। ये अब आपका हो गया 11D। जी रौसा सर गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसको ये रीजनेबल ग्राउंड्स बिलीव होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म में इन्वॉल्व है, सर स्केड्यूल 2 में डाल देते हैं जी, और फिर उसके बाद सर उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास ये रिव्यू कमेटी में जा सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए, तो रिव्यू कमेटी उसको 60 दिन के अंदर अंदर फैसला करेगी जी। जी और जहाँ पे उस तरह फिर कब तक वो रख सकते हैं कि उसको स्केड्यूल 2 में ना? हाँ जी 6 मंथ्स का पीरियड है वो। हाँ जी हाँ एक्सटेंडेबल, और उन्हें सुनने की अपॉर्चुनिटी देगी, उसके बाद 6 माह एक्सटेंड कर सकती है। 11E मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। जी मैडम बताएं। सर इसके अंदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो गई ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो है ना पहले 1 के अंदर बात की गई कि उनका सारा लिटरेचर उठा लिया जाएगा, हर चीज उनसे, उनके ऑफिसेज पहले सील कर दिए जाएंगे, लिटरेचर जो भी होगा बैलेंस वो सब उठा लिए जाएंगे। उसके बाद फिर ये है कि अगर उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है कोई भी डिजिटल है, कोई भी इससे रेलिवेंट ना वो छाप सकते हैं, पब्लिश करने की इजाजत नहीं है उनको, डिजिटलाइजेशन या कोई मीडियम यूज करने की इजाजत नहीं होगी, वो प्रोहिबिटेड होंगे इस मामले में। फिर आगे अगर कोई चीज ऐसा करता है जिसको प्रिस्क्राइब में डाला गया है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी एक्टिविटीज जारी रखते हैं, अपने बैनर या पम्फलेट या लेटर हर काम जारी रखते हैं, तो फिर उनका जो पासपोर्ट है ना वो जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा बिल्कुल जी। फिर उसके बाद है कि उनका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक चैनल कुछ भी होगा वो हर चीज बंद और ब्लॉक कर दी जाएगी इस मामले के अंदर। ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो वाला वही है, जैसे 11EE में भी यही है। अब 11E में ये है कि कौन से मेजर्स लिए जाएंगे। सबसे पहले तो ऑफिस सील कर दिया जाएगा उनका, उसके बाद उनकी लिटरेचर है, पोस्टर है, और भी कोई उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई भी चीज़ है उनके ऑफिस में, जब सरकार जब दफ्तर सील करती है तो उसके अंदर जो होता है वो भी पकड़ लेती है, कॉन्फिस्केट हो जाता है। ठीक हो गया, ये तो अंडरस्टूड, अंदर जो आप क्या समझ सकते हैं वो सारा आ गया। 2 हो गए। इसके अलावा कोई पब्लिकेशन करते हैं, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए, डिसमिनेट करने के लिए प्रेस में कोई देते हैं, या अपनी चंदा मांगते हैं, कोई पब्लिसिटी करते हैं सॉर्ट ऑफ किसी भी चीज़ की, वो सबसे उन्हें प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकते। ये तो हो गई जनरल। अब उसके बाद ये कि
अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड हो गई है, प्रोस्क्रिप्शन में आ गई है, उसके ऑफिस बेयर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, वो स्टिल अगर उसके मेंबर रह रहे हैं और उसकी एक्टिविटीज वो छुप के कर रही हैं जिस तरह कर रही हैं, तो फिर जो एक्सट्रीम मेजर्स हैं वो क्या आएंगे? एक तो उनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हो जाएगा और वो ट्रैवल नहीं कर सकते अब्रॉड। कोई बैंक उनको लोन फैसिलिटी नहीं देगा फाइनेंशियल, ना उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 2 हो गए। तीसरा, उनके पास जो भी लाइसेंस असला था वो सारा कैंसिल हो जाएगा, वो वेपन्स को थाने में जमा करवाएंगे, अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनका वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा असला और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी अंडर ये जो है पाकिस्तान आर्म ऑर्डिनेंस 1956, और उनको कोई फ्रेश नया असला का लाइसेंस इशू नहीं होगा। फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब कर दी गई है उसके जो भी अकाउंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से फंडिंग आती है, वो सारी डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को देगी। ये हो गया 11E। अब कौन करेगा? ए से लेके ई तक बताएगा सारा। मैडम तैयबा करेंगी ट्राई? माज खोल लें, साथ एक्सप्लेन करें ताकि एक दफा राउंड अप हो जाए। सर 11A में उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एक्टिविटीज में है वो कौन सी कंसर्न हो सकती है। हाँ जी। जिसमें उसने सबसे पहले बताया कि जो कमिट्स करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, जो हाँ। पार्टिसिपेट करती हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, जी या फिर जो किसी भी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, या कोई असिस्ट करती हो इन असाइनमेंट में, जी या फेल्स टू एक्सपेल हो किसी को निकालने के लिए, या कोई भी किसी किस्म का रिलेशन जो कि इनको मना किया गया हो हाँ जी। टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है। सेकंड पार्ट बी में इसने बताया हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑन हो या कंट्रोल्ड हो या किसी के बिहाफ पे काम करती हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हो, हाँ जी। उनको ये ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न तस्वर किया जाएगा। ठीक हो गया। 11B है सर फर्स्ट शेड्यूल के हवाले से ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको फर्स्ट शेड्यूल में फेडरल गवर्नमेंट डाल देगी एक्स पार्टी बेसिस पे, एक्स पार्टी बेसिस पे, जो कि कंसर्न होंगी टेररिज्म में, हाँ जी। कंट्रोल्ड हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी के बिहाफ पे काम करती हैं। हाँ। एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये इंफॉर्मेशन इनको क्रेडिबल सोर्स से होनी चाहिए, हाँ। जिसमें वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, या कोई भी रेगुलेटरी बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक हो गया। जब ये फर्स्ट शेड्यूल में आ जाएगी उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर इनको बता दिया जाएगा कि आपको फर्स्ट शेड्यूल में क्यों। हाँ जी, रीजन दे दिए जाएंगे। ठीक हो गया। 11C है राइट ऑफ रिव्यू। हाँ जी। राइट ऑफ रिव्यू में यह है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू बोर्ड के पास अपनी एप्लीकेशन फेडरल गवर्नमेंट पे गुजार सकते हैं। ठीक है। जिसके ऊपर 90 दिन के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है। अगर वो फैसला नहीं होता तो फिर वो हाई कोर्ट में रिव्यू की एप्लीकेशन, अपील की एप्लीकेशन दे सकते हैं 30 दिन में। ठीक हो। 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। 11C में प्रोस्क्रिप्शन रिव्यू कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होंगे? 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, हाँ जी। जिसमें एक चेयरमैन होगा, कोई भी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होगा। जो उसका चेयरमैन है वो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पे होना चाहिए। ठीक है। और एक जो मेंबर है वो फेडरल लॉ और जस्टिस से होगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन मिनिस्ट्री से होगा। ठीक हो गया। जी सर। एक 11D ऑब्जर्वेशन ऑर्डर है सर। वो 30 दिन में डिसाइड करेंगे और रिव्यू एप्लीकेशन अंडर 11C एंड 11EE। ठीक है। रिव्यू ऑब्जर्वेशन ऑर्डर। ऑब्जर्वेशन ऑर्डर है जहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स इनको मिलती है तो वो फिर इनको सेकंड शेड्यूल में डाल देंगे। हाँ जी। सेकंड शेड्यूल में वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी एक्टिविटी अंडर उनको लग रहा है सस्पिशियस है, जो फर्स्ट स्केड्यूल नहीं बट सेकंड स्केड्यूल में इनको डाल देंगे। जी जी, वो सेकंड शेड्यूल में आ जाएगी। सेकंड शेड्यूल में आने के बाद इनके पास 60 दिन का टाइम है जी कि वो अपनी एप्लीकेशन गुजारे। जी एप्लीकेशन सुनने के बाद गवर्नमेंट इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है मजीद 7 दिन। जी 6 माह से 60 विद इन 60 डेज 6 6 माह माह से 6 माह से। ओके। 11 मेजर्स टेकन। जो मेजर्स है इन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट क्या लिए जा सकते हैं? इनका ऑफिस सील किया जा सकता है। हाँ जी। इनकी प्रिंटिंग प्रेसिंग जितनी भी है वो सील की जा सकती है, लिटरेचर किया जाएगा। जी फिर जो जितनी भी पब्लिकेशंस करते होंगे या अपने जो भी पोस्ट वगैरह करते होंगे उनसे इनको मना कर दिया जाएगा। हाँ जी। और फिर इनके जो एसोसिएट्स होंगे उनको मना कर दिया जाएगा कि अगर स्टेटमेंट मजीद इन्वॉल्व ना हो इन एक्टिविटीज में। जी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनका पासपोर्ट जो है वो रोक लिया जाएगा। फिर इनको बैंक को मना किया जाएगा कि इनको किसी किस्म की
फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे, लोन नहीं देना और क्रेडिट कार्ड नहीं देना। हाँ जी, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ठीक है, अगर इनके पास आम लाइसेंस है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा और न्यू नहीं जारी किया। हाँ, और असला जो है थाने में जमा कराएंगे, नहीं कराएंगे तो कॉन्फिस्केट होगा, सजा होगी जी 1965 के ऑर्डर के। हाँ जी, आगे जी। जी, और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये अपनी इनकम बताएंगी और अपने अकाउंट्स जो है या अखराजात वो सारे गवर्नमेंट को पता उसके बताएंगे। ठीक है जी, अब हमने स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 4 कर लिया, स्केड्यूल 3 के हमने पढ़े थे, अब स्केड्यूल 3 पे आ जाएं, पीछे उसके देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। थर्ड स्केड्यूल, स्केड्यूल ऑफेंसेस, सी सेक्शन 2T, वहां पे 2T में वो स्केड्यूल ऑफेंसेस को डिफाइन कर रहा है। यहां पे 5 किस्म के हैं। 1, an act of terrorism within the meaning of this act, including those offences which may be added or amended in accordance with the provision of section 34 of this act. And 34 पे तो मैं भी जा रहा हूं, आप कहते हैं उसको 34 में देखें क्या है। 34 में पावर टू अमेंड स्केड्यूल, ठीक है जी, गवर्नमेंट अमेंड करके डाल सकती है। एक्ट ऑफ टेररिज्म विद इन मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, ये सेक्शन 6 में एक्ट ऑफ टेररिज्म डिफाइन हुआ है। इंक्लूडिंग दोज ऑफेंस विच मे बी एडेड और अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, गवर्नमेंट कोई भी अमेंड करके स्केड्यूल में डाल देगी तो वो भी होंगे। 1 हो गया। 2, एनी अदर ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस ऑफेंस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस आए हैं वो हो जाएंगे। 2 हो गए। तीसरा, एनी अटेम्प्ट टू कमिट और एनी एड और अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी ऑफ द अफोरसेड ऑफेंसेस। 120-107 से लेके 120B तक पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसमें वही जो एड हो रही है, अबेटमेंट हो रही है और कॉन्स्पिरेसी कि वही प्रोविजन अगर वो सब होती हैं तो ये भी आ जाएंगी अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म जस्ट स्केड्यूल ऑफेंसेस के हवाले से। 3 हो गए। 4, without prejudice to the generality of the above paragraph, the anti-terrorism court, to the exclusion of any other court, shall try the offences relating to the following, namely। अब 3 हमने ऊपर पढ़ ली हैं। एक्ट ऑफ टेररिज्म है, वो जो मीनिंग दिस एक्ट का है, उसके बाद कोई और ऑफेंस जो इस एक्ट में पनिशेबल है, या उन किसी ऑफेंस की एड, अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इन ऑफेंसेस की जो ATM है वो भी 3 आ जाते हैं। अब उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो लिस्ट नीचे मैं दे रहा हूं इनको भी एंटी टेररिज्म कोड ट्राई कर सकता है, इनको डील करेगा। 1, अबडक्शन और किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये करेगा। 2, यूज ऑफ फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव बाय एनी डिवाइस इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट इन द मॉस्क, इमाम बारगाह, चर्च, टेंपल और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, वेदर और नॉट एनी हर्ट और डैमेजेस कॉज देयर बाय। हर्ट और डैमेज नहीं हो रहा, एक्सप्लोजन हो रहा है मॉस्क में, इमाम बारगाह में, चर्च में, टेंपल में और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, तो वो भी ATA करेगा ट्राई। 3, फायरिंग और यूजेज ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइस इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट इन द कोर्ट प्रेमिसेस। अब जहां पे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज हो रहा है, फायर हो रही है, बॉम्ब वगैरह हो रहा है, तो वो भी होगा। कोर्ट के प्रेमिसेस में भी हो रहा है तो ये करेंगे। 4 है 365B है, हर्ट कॉज बाय कोहेसिव सब्सटेंस। उसके बाद है पोजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये चीजें हैं। अब ये सबको ATA कोड ट्राई करेगा। जी मैडम। सर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस वो हैं जिससे मतलब किसी भी इंसान की ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचे। ये मैडम वो 365 में उन्होंने पूरा इसको डिफाइन करके एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये अब क्वेश्चन वो कई दफा उसने बनाया हुआ है कि स्केड्यूल 3 में जो ऑफेंसेस हैं स्केड्यूल 3 को बताएं। हाँ, टेक्निकली हम देखें, हमने अभी तक स्केड्यूल 1 किया, स्केड्यूल 2 किया जो आज डिस्कस, स्केड्यूल 4 का लिया, स्केड्यूल 3। ये मेन क्वेश्चन ये स्केड्यूल से ये बनते हैं। शुरू के वजह उसने ATA को डिफाइन किया हुआ है एंटी टेररिज्म को, 6, 7, 8, 9, 10 वो एक पार्ट है। उसके बाद बीच वाले पार्ट में विटनेस प्रोटेक्शन है, जजेस की प्रोटेक्शन है, उधर से की प्रोविजन आज क्वेश्चन आ जाता है। जहाँ बीच में जो उसके ऑफेंसेस है ना, जो 11 एज से लेके K तक हैं, वो आए हुए हैं एग्जाम में आए हुए हैं, तो वही मेन चीजें हैं, ये ही पढ़ने वाली और याद करने वाली हैं। अब हमने जो करना है, अब आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग टेस्ट को करें सैटरडे को, हम जो है 6, 7, 8, 9, 10 जो है ना उसको करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, पर ये कोशिश करनी है आप लोगों को टाइम मिले ना, इन प्रोविजंस को आप लोग गो थ्रू, बस रीडिंग देते रहेंगे, इस तरह आपको याद हो जाएगी। हाँ भाई, आपका माइंड क्लियर होगा। 11EE में ये बातें हैं जो स्केड्यूल 4 से डील करती हैं। 11A, B, C, D, E जो है स्केड्यूल 1 और 2 से है। ठीक है, स्केड्यूल जो 11D है उससे स्केड्यूल 2 की बातें स्टार्ट हो जाती हैं जो ऑब्जर्वेशन ऑर्डर है।
और उसके बाद स्केड्यूल 3 में 3 किस्म के उसको ऑफेंस बता रहा है, उसके बाद एटीए के ज्यूरिसडिक्शन दे रहा है वो जो है आगे। पीका पे चलते हैं, 1B पे हम आ गए थे, 1B हमने स्टार्ट करना। कल जो हमने पढ़ा था तो पीका में कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? एक पाकिस्तान सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है। प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। अच्छा, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी शुरू क्या इसका है? प्रोटेक्शन एंड नहीं, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जी सर, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये 1A में है। 2A में 1A चैप्टर 1 है। ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटी ये हो गई, ये आपकी मेन अथॉरिटी है। कितने इसके मेंबर्स हैं? 2A। ओके जी, इसके 8 मेंबर थे, इसके चेयरमैन थे, उनकी क्वालिफिकेशंस थी। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, बाकी 3 मेंबर जो हैं, 5 मेंबर जो दूसरे अपॉइंट होंगे, जैसे क्वालिफिकेशंस बताई हुई हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात थी, ये कोई भी जो मटेरियल है वो पब्लिश किया जाता है, उसकी कंप्लेंट की जा सकती है चेयरमैन को, जो अथॉरिटी को, विद इन 24 आवर्स वो इसको रिमूव कर सकती है। और फिर आगे ये था कि विद इन 48 आवर्स वो बाकी मेंबर जो है उनसे रेटिफिकेशन लेंगे, इसे सही रिमूव किया कि नहीं किया। एक आपकी मेन अथॉरिटी ये है, ये फेडरल गवर्नमेंट होगी के लेवल पे है, और ये चीज़ें डिसाइड करेगी और यही सारी पॉलिसी मेकिंग करेगी, इसकी जो पावर्स हैं उसमें है। इसके बाद आपके पास जो है ना, एक तो कंप्लेंट सेल है, सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल। सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल आपके पास आ गया। इसको आज हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल 2T में है, 2T। इसके बाद आ जाएगा सोशल मीडिया ट्राइब्यूनल्स, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल्स, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल। और फिर उसके बाद NCCIA है। ये 4 ही अथॉरिटीज और 4 ही बॉडी हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी, यहाँ पे कंप्लेंट है, ये ट्राइब्यूनल है, और आगे जो अथॉरिटी है उसने रूल्स ही बनाने हैं। ये चीज़ें क्लैरिटी से माइंड में आपके होनी चाहिए। इसकी जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन साहब की जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो, और वो लॉ से, टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, जर्नलिज्म, किसी से भी हो सकते हैं। बाकी 3 लोग जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, एक सेक्रेटरी जो हैं PTA के, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उनको ये मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। ये इसकी कंपोजिशन को 1 मिनट। सेक्रेटरी इंटीरियर है, चेयरमैन पेम्ब्रा है, और चेयरमैन PTA है। ये 3 लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन होंगे, और 5 लोग और हैं। सर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। हाँ, आप देखें ना, आ जाए आप। सेक्शन 25 CRPC क्या है? सेक्शन हाँ, एक्स, वहां पे एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये बताया था आप लोगों को। चलें, सपोज करें एक शख्स है यहाँ पे जो है सेक्रेटरी पेम्ब्रा है, सेक्रेटरी पेम्ब्रा तो है, ठीक है, वो लगा हुआ है। अब उसकी बाय द विर्च्यू ऑफ हिज, कि वो बीइंग अ सेक्रेटरी है, वो इसका मेंबर भी होगा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन का काउंसिल का। अब ये उसके उस ओहदे की वजह से, अब वहां पे जो भी कोई आएगा ना, उस ओहदे की वजह से वो इसका मेंबर बन जाएगा। इस तरह बहुत सारे जो सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारी कमेटीज के मेंबर होते हैं। इसी तरह जो अब एक शख्स ASJ बन गया या सेशन जज है, वो सेशन जज है, इस वजह से वो जस्टिस ऑफ पीस भी है, बाय द विर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। हाँ, अब इसी तरह हम चले गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 में, वहां पे एक कमेटी बनती है, किस सेक्शन में? डाइवर्जन किस सेक्शन में है? 9 में है। 9 के बाद 10 में तो कमेटी बनती है, ठीक है। कमेटी के 4 मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? एक तो वो आ गया सर, प्रोबेशन ऑफिसर हो गया, प्रोबेशन ऑफिसर, सेशन जज, प्रोसिक्यूटर हो गया। सेशन जज ये कमेटी बना रहा है, सेशन जज नहीं है।
मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 है, हाँ जी। ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर है, प्रोबेशन ऑफिसर या वेलफेयर सोशल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 17, दो प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, ठीक है। और चौथा कोई वकील साहब हैं जिनका एक्सपीरियंस 7 साल है, 7 साल, 7 साल है। वो जो जज नहीं बन सकता वो 10 साल, उसकी 10 साल सेक्शन 3 वाला जो है वो 10 साल। अच्छा, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है ये भी बाय द वर्च्यू एक्स ऑफिशियो होने की वजह से इस कमेटी का मेंबर बन रहा है। अब यहाँ पे मिस्टर ए था, अगर ट्रांसफर हो जाएगी तो बी आ जाएगा तो बी मेंबर बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये प्रोबेशन ऑफिसर भी तो गवर्नमेंट है, वो भी एक्स ऑफिशियो नहीं आएगा? वो भी आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, वो भी या सोशल वो भी एक्स ऑफिशियो, जो भी आएगा उसको बनेगा। ये बाय द वर्च्यू ऑफ योर ऑफिस आपको पोजीशन होल्ड। सेक्शन 30 वाला भी आ जाएगा, मजिस्ट्रेट भी? हाँ जी, वो भी, वो देखें ना उसमें मसला ये है कि वो सपोज करें 5 मैजिस्ट्रेट हैं सेक्शन 30 के, अब सेशन जज किसको अपॉइंट करे? जिसको अपॉइंट करेगा वो एक्स ऑफिशियो। वो एक्स ऑफिशियो ही हो रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है चीजों में, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर एक ही होता है, प्रोबेशन ऑफिसर भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर ज्यादा हो सकते हैं ना, तो हर कोई तो मेंबर नहीं होगा ना, उसमें से फिर जो सीनियर उनका एक को डिप्यूट करेगा वही जाएगा। ओके जी, इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1B ये भी अमेंडेड होके आया हुआ है। इनलिस्टमेंट एक्सेट्रा 2Q इनलिस्टमेंट The authority may require any social media platform to enlist with it in such manner, form and on payment of such fees as may be prescribed. अब ये अथॉरिटी कौन सी है? सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में अब एक है। अब वो कह रही है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उसके साथ इनलिस्ट होगा और उसको फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? आपने 2Q है इनलिस्टमेंट, 1B चैप्टर है, नहीं आपको मिल रहा? हमने कल जो था ना वो खत्म कर दिया था पार्ट, सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला खत्म कर दिया हुआ है। ये 2Q है, मिला आपको? देखें ये होगा, अगर आपके पास पुराना एक्ट है तो ये नया वाला है तो उसमें होगा, उसमें होना चाहिए। मेरे पास भी वही है, हाँ 16 है, पेज 16 ऑफ 39 है, आ गया ना। यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक, ट्विटर, बेतहाशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, टिकटॉक भी आ गया। अब गवर्नमेंट उन्हें कहेगी हमारे साथ इनलिस्ट हो। जो भी आपके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनलिस्ट होगा तो उसका ऑफिस भी फिर पाकिस्तान में होना चाहिए, वो ऑफिस भी बनाएंगे और फीस भी देंगे, और फिर जब इन्हें रेगुलेट करना होगा उन्हें कहेंगे हाँ भाई लाओ ये चीज। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर से उनको कहा जा रहा है, उनको एक हिसाब से आप कह रहे हो ना, उनको रेगुलेट किया जा रहा है। अब मसला ये था कि टिकटॉक का एक टाइम में पाकिस्तान में ऑफिस नहीं था, अब इनको कोई चीज उनकी बंद करवानी होती थी या डिलीट करवानी होती थी, ये उन्हें कहते थे वो करते नहीं थे, फिर गवर्नमेंट को उनको धमकी देनी पड़ती थी कि हम पाकिस्तान से तुम्हें बंद ही कर देंगे। अब जब वो चीज एक इनलिस्ट होगी, यहाँ पे ऑफिस बनाएगी, फिर उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेना, जहां उनको कहना कि ये काम मत करो, इजी हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये प्लान उन्होंने लॉ बना दिया, ये होना है, अभी ऐसे ही होगा सब कुछ। इसी तरह पाकिस्तान ने, जैसे बिनांस था, बिनांस ने अपना ऑफिस पाकिस्तान में खोला हुआ था, पर पाकिस्तान उसको रेगुलेट करके लाइसेंस वगैरह नहीं दे रहा था, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है अभी ऐसी। तो ये एक तरीका है कि आपको उसको पहले एक चीज को रेगुलेट करो, उसको लेकर आओ लॉ की जुरिस्डिक्शन में, फिर उसके बाद तो वो निकल नहीं सकता ना। अब तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नहीं है। अब जिस तरह बहुत सारे जो फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है या गैम्बलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ये गेम्स हैं, उसमें मसला आप लोग सुनते होंगे भी, इतने बिलियन रुपीस का फ्रॉड करके चले गए हैं वो। उसके बाद FIA को कंप्लेंट जाती थी, FIA कुछ कर नहीं सकती थी। अब एक भाई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी ना उनका ऑफिस है ना वो कहीं रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन ही एग्जिस्ट कर रहे थे ना, वो फ्रॉड करके निकल जाते हैं, एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। तो जब उनके ऑफिस होंगे और उनको रेगुलेट प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो कोई ऐसे इजीली फ्रॉड कर नहीं सकेगा। ऐसे USA में जो है, अब जो है ना, जो क्रिप्टो के बारे में मामला हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। अब जैसे बिनांस है ना, वो दुनिया के लिए अलग है, बिनांस USA अलग है, क्योंकि वहां पे जो उनका SCCP है, SCCP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ऐसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ USA है। वो भाई रजिस्टर ही नहीं किसी को करता, उनके लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो जितनी एक्सचेंजेस हैं उन्हें बड़ी कहते हैं करना पड़ता है कि हम ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे,
क्योंकि वो तो पकड़ते हैं और सजा भी होती है, वो नहीं पीछा छोड़ते। हमारे यहाँ पे फ्रॉड मारना बड़ा इजी है, जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं, आओ लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, निकल जाओ, वो निकलने नहीं देते। ये HBL ये 2 पाकिस्तानी कोई भी चीज़ एक्सचेंज यूबीएल को जो हुई थी, यूबीएल को जो फाइन हुआ था ना, यूबीएल को हुआ था कि एचबीएल को हुआ था? एचबीएल वहां पे, एचबीएल को जो था न्यूयॉर्क की ब्रांच पे बड़ा हैवी फाइन हुआ था, क्योंकि फेटअप की रेगुलेशंस हैं और यूएसए की रेगुलेशंस हैं कि आपने ना प्रॉपर तरीके से चीज़ें मेंटेन करनी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ही था। इनके यहाँ बहुत सारे पैसे आए थे, निकले थे, जिनकी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था इनके पास। इनको वार्निंग वगैरह देते रहे काफ़ी अर्सा, फिर उसके बाद इन्होंने बड़ी हैवी पेनल्टी डाली थी इनको। तो वो यही है कि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें मेंटेन नहीं हुई थी उस उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। ये बड़ा मशहूर मतलब कि ये केस लॉ है इनका, उनको और अच्छा खासा मिलियंस में फाइन था, डॉलर्स में। 2. The authority may stipulate in addition to the requirement of this act such conditions or requisite as it may deem appropriate while enlisting a social media platform. अब जो कंडीशंस हैं, रिक्विजिट्स हैं, ये वो बनाएंगे, ये बना रहे होंगे वो, अभी ये अथॉरिटी बनेगी, ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे और उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। ये अमेंडमेंट 2025 की है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो 1B का चैप्टर पूरा ऐड हुआ है ना, ये 2016 में नहीं था, ये 2025 में आया। जो इससे पहले ये जो अथॉरिटी है ना, ये भी 2025 के एक्ट में आ रही है। अभी इस वजह से ये इन प्रैक्टिस नहीं है, इन्हें तो ये लोग अपॉइंट होंगे और ये काम करेंगे, फिर सब कुछ आएगा। 2R unlawful or offensive online content. The authority shall have the power to issue direction to social media platform for removal or blockage of online content if such online content. ठीक है जी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी रजिस्टर हो गया, आप अज्यूम करें, और अब इस तरह का जो कंटेंट आ रहा है, अथॉरिटी उसे कहेगी इसको रिमूव करो, तो उसको करना पड़ेगा। अब वाली सिचुएशन नहीं है कि ना उनका ऑफिस के यहाँ एग्जिस्ट करता है, उनको आप कहते भी हो, जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हुए उस पर टाइम बड़ा लग जाता है। अगर व्हाट्सएप का ऑफिस नहीं है और ये फेसबुक का ऑफिस नहीं है, आप उनसे कहते हो, अब जारी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कह रही है टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन लेने में, उनसे उनके हेडक्वार्टर आप उनसे कंसल्ट करते हो या उनको अप्रोच करते हो, उनका ऑफिस जहाँ पे होगा बड़ी जल्दी वो। सर ये तो फिर सब एप्लीकेशंस के लिए ऑफिस बनाने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं बनाए भाई? वो क्या क्या वो हजारों ऑफिस बनेंगे तो बन, अच्छी बात है, आपके यहाँ रोजगार क्रिएट होगा, ऑफिस बनेंगे, पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं। और बात ये है कि जितने मिलियंस ऑफ डॉलर ये एप्लीकेशंस कमा रही हैं, वो आपने देखे हैं, आप लोगों से तो कमा रही हैं वो। तो जब रेगुलेट करेंगे तो ठीक है, हमारे यहाँ टैक्स भी दें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दें, हम इन्हें बिजनेस ही दे रहे, हमसे ही कमा रहे हैं ना ये पैसे। हमारा डाटा इन्होंने दुनिया में कहाँ यूज करके क्या कुछ नहीं कर लिया, हमारा सारा डाटा तो ले गए हैं ये। नहीं है ऑफिस यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एप्पल वाले नहीं आने को तैयार, कोई आने को तैयार, का भी मेरे ख्याल में नहीं है ऑफिस, गूगल का भी नहीं। किसी का भी ऑफिस नहीं है जहाँ पे। मसला ये है ना, देखें मैं एक मोबाइल लेना चाहता हूँ, जब मैं एक डेल का लैपटॉप लेना चाहता हूँ, सपोज करें, अब मुझे भाई नहीं लेना हाल रोड से या फी सेंटर से जाके भाई वो कहीं से, मैं चाह रहा हूँ भाई मैं कंपनी से खरीदूं, भाई कंपनी यहाँ पे है नहीं। अब जारी सी बात है ना, अब ये यहाँ पे कोई भी प्राइवेट बंदा तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है ना, मैं किसके पास जाऊंगा? मैं कंपनी से चीज खरीदता हूँ, गो कि ये महंगी है, मुझे पता है ना जेन्युइन है, और इना केस की मसला होगा, मैं जाऊंगा वो मुझे सर्विस देंगे। तो दुनिया भर में ये चीज हो रही है। अब हमारे यहाँ पे ये बड़े मसाइल हैं। मसला यही है कि आप पैसे खर्चने को तैयार हैं पर आपको उस क्वालिटी की चीज नहीं मिल रही। मेन मसला तो मैडम किस में नहीं है इंडिया में सबके ऑफिस हैं। ये एप्पल खुद फोन वहां मैन्युफैक्चर कर रहा है, एप्पल के ऑफिशियल आउटलेट्स हैं, जहाँ जाके मोबाइल खरीद लें एप्पल का। यहाँ हमारे है ही कोई नहीं, और हर किसी के हाथ में एप्पल का फोन है। गवर्नमेंट को चाहिए, उनको कहे आए अपना यहाँ पे काम स्टार्ट करें, लोगों को बेचें, फोन बेचें, ताकि गवर्नमेंट भी उनको टैक्स करे और उनसे रेवेन्यू कमाए। बस चल रहा है, इस तरह चल रहा है। कुछ स्मगल होके आ जाते हैं, कुछ लोग ले आते हैं। इतने एप्पल के फोन यहाँ किस तरह आए हुए हैं? इसी तरह आए हुए हैं। जितनी भी आ रही है लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं ना। उन कंपनीज को इतनी बड़ी मार्केट है, उनको कंपनीज को यहाँ उनका प्रेजेंस होना चाहिए। हाँ, जैसे अब अमेजोन है, अमेजोन यहाँ आने को तैयार नहीं हमारे। दुनिया में काम कर रहे हैं, दुनिया में चीजें बेच रहा है, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में कोई भी आप क्रिकेट का मैच होता है, अमेजोन वालों की एडवर्टाइजमेंट बेतहाशा आ रही होती है। हमारे यहाँ ये भी नहीं है। हमारे यहाँ लोकल दराज ही चल रहा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं आपका लॉ और जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है। एक फैक्टर ये है। उसके बाद आपके वो कह रहे हैं कंज्यूमर लॉज भी अच्छे नहीं है, क्योंकि लोग फ्रॉड करते हैं।
फिर जो एक चीज़ जो तंग करने वाली जो मेन है, एक फाइनेंशियल सिस्टम भी हमारा जो है उसमें बड़े लूप होल्स हैं। फिर एक मसला ये कि आ गए हैं, इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया बहुत ज़्यादा डॉलर्स में। अब ये पैसे जब बाहर निकालने लगते हैं उसमें भी बड़े मसाइल हैं आजकल, जो हमारी इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेसेस नहीं आ रहे। वो पहला क्वेश्चन आपसे ये करते हैं कि हमें जो है जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लेकर जाने में बाहर मसला तो कोई नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये होता है। इस वजह से तो वो क्या इश्यूज के लिए शेल जा रहा है जी मैडम। प्रॉफिट बाहर लेके जाने में क्या इश्यू? मैडम वो हाँ, अब ये देखें ना, प्रॉफिट चैनल नहीं होगा। रिजर्व कम हो जाते हैं। अब ये देखें, एक शख्स जो है पाकिस्तानी दुबई में बैठा हुआ है, उसने पाकिस्तान घर पैसे भेजता है तो स्टेट बैंक जो है वो दरम रख लेता है, आगे रुपये दे देता है उसके घर वालों को, ठीक है। स्टेट बैंक के पास पैसे आ जा रहे हैं, एसबीपी के पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंपनी काम कर रही है चाइनीज, उसने सपोज करें $1 मिलियन जो है यूएसडी कमा लिए हैं, वो कह रहे हैं चाइना भेजने हैं। उसके पास तो रुपीज़ है ना, पाकिस्तान में कारोबार कर रही है। अब चाइना उसने लेके जाने हैं यूएसडीटी, तो यूएसडी तो कहाँ से कन्वर्ट करवाएगा वो? स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक के पास है ही नहीं, तो स्टेट बैंक क्या करे? जो कम है, या उसे पता है इतने निकल जाएंगे तो हमारे पास मसला आ जाएगा। अच्छा, अब स्टेट बैंक से निकल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो हमें डॉलर्स क्यों चाहिए? एक तो हमने पेमेंट्स करनी है अपनी डेट फाइनेंसिंग, जो हमने इतना कर्जा लिया हुआ उसके सूद का, जो हमारे बजट का 50% हम पे करते हैं हर साल, ठीक है। वो कहाँ से पे करेंगे? डॉलर नहीं होंगे तो। अच्छा, फिर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर ए है, उसने यूएसए से सपोज करें ये हार्ट की मेडिसिन हैं, ब्रेसेस हैं, ये स्टंट्स जो डलते हैं दिल में, यूएसए से इम्पोर्ट करता है वो। पैसे उसके पास पाक रुपये हैं, तो वो स्टेट बैंक ने डॉलर देने ना, जो उसने आगे उधर पेमेंट करनी है। तो वो मैडम इसके पास नहीं होंगे तो कहाँ कैसे होगी चीज़ें? इम्पोर्ट खत्म। अगर डॉलर्स आपके पास नहीं है, आप दुनिया में कैसे चलेंगे? क्योंकि हमारी करेंसी कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अच्छा, हमारी करेंसी कोई खरीदने को तैयार क्यों नहीं है दुनिया में? उसकी वैल्यू नहीं है जी मैडम, उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू इस वजह से नहीं है कि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है, ये छापी जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट आती है सिस्टम चलाने के लिए, हमारे पैसे की वैल्यू इस वजह से नहीं है कि वो गवर्नमेंट उसको प्रिंट करी जा रही है ना। अब इसको प्रिंट करने का एक तरीका है, यूएसए वाले भी प्रिंट कर रहे हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी। आप जो है जी 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 मैडम, हाँ जी, पहले तो है ना दो इसमें प्रिंसिपल्स थे। पहला जो प्रिमिटिव प्रिंसिपल था ना कि अगर आपने 100 रुपीज़ का नोट प्रिंट किया है तो आप 100 रुपीज़ का गोल्ड होना चाहिए आपके पास। फिर इन्होंने इसको चेंज कर दिया हुआ है रिजर्व के साथ। अगर आपने 100 किया तो इतने के आपके पास यूएस डॉलर या फॉरेन करेंसी के रिजर्व होने चाहिए। हाँ जी, ब्रेटन वुड के बाद ये आया, पर हो ये भी कोई नहीं रहा, रखा उन्होंने कुछ नहीं होता, वो छापी जा रहा है जी। उनका कंट्रोल है, उन्होंने पूरी दुनिया पे कंट्रोल लिया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर यूएसए ना आता बचाने के लिए इसको, ब्रिटेन को और दूसरे मुल्कों को, तो इन्होंने तो नहीं बचना था। तो उन्होंने आके बचाया। और उससे पहले ये जो है ना ब्रेटन वुड एग्रीमेंट वगैरह होने से पहले विंस्टन चर्चिल की और रूजवेल्ट जो था यूएसए के प्रेसिडेंट की, इनकी मुलाकातें होती थी। तो वो उधर बैठ के आराम से प्लान कर रहे थे कि हमने चीज़ें करनी कैसे हैं। फिर ये जो सारा जो है ना पर्ल हार्बर का जो इशू हुआ था सारा, और उसके बाद जापान के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये प्लान करके हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था हमने इस तरह आना है और हमने फिर सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। और उसके बाद से उन्होंने दुनिया के सिस्टम को चला रहे हैं। वो जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूएसए डिक्टेट कर रहा है। उसके बाद से अब क्या हो रहा है? अब चाइना ने करना स्टार्ट कर दिया। अब चाइना ने पॉलिसी दी है, उसके 5 या 6 पॉइंट्स हैं। उसमें वो कह रहे हैं यूएनओ का सिस्टम चेंज करें आप सबसे पहले। उसमें यह है कि यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। अब ये भी तो ज्यादती पे बनी हुई है ना। अब जो 5% कंट्रीज के पास वीटो पावर है ना, उसमें मसला जो है, आप चाइना को निकाल दो, यूएसए, फ्रांस, रशिया और यूके, ये दुनिया का जो है 6-7% नहीं बनती पॉपुलेशन। यूएसए शायद 4% समथिंग है। तो ये लोग डिक्टेट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ दी 92% को, दुनिया को। अगर आप चाइना डाल लेते हो, क्योंकि फिर 20% पे आ जाता है। इंडिया भी नहीं है, ब्राजील नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, हम मुस्लिम कोई कंट्री नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? तो चाइना उसमें ये उनका जो प्लान है ना, जो वो इसको सॉफ्ट उसको पुश करी जा रहे हैं, और अफ्रीका में भी कर रहे हैं और बड़े रीजन्स में कर रहे हैं, साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज हैं उस वाली साइड पे। एक चीज तो ये वो कह रहे जी हम रिस्पेक्ट करेंगे हर कंट्री की सॉवरेनिटी को, कि ना हम किसी के साथ जंग करेंगे, ना किसी के ये होगी कि इजाजत के बगैर जंग होगी। एक वो चीज को कर रहे हैं मेन प्रिंसिपल को। दूसरा ये कि वो कह रहे वीटो पावर खत्म करो, वीटो पावर नहीं होगी, और मेंबरशिप जो है ना इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की ये बढ़ाओ।
और ये कभी भी नहीं होगा कि एक वीटो करेगा तो बाकी 4 कुछ और कह रहे हैं, वो नहीं होगा। या तो आप मेजोरिटी से लो, मेजोरिटी जो कहेगी उस पर आप करो, सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करे चीज़ें। और इसमें 2-3 और उनकी प्रोविजंस हैं जो वो जो करंट सिस्टम है ना इसका, उसको वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे चीज़ों को और इसको करेंगे। तो वो ये कहते हैं ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर नहीं कि हमारी चाइनीज हो। मैडम उसमें मसला ये आ सकता है, अब जो है ना चीज़ें बदल गई हैं। अब एक्चुअली ऐसा है कि आप बोल रही हैं उर्दू, मेरे कान में डिवाइस लगी, मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेक्शन हो रही होगी और ब्रेक काउंट टाइम से हो रही होगी। ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, अब ये आप कह लें ऑलमोस्ट खत्म हो जाना है। ये अब हमें दूसरी जुबान सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दुनिया में मोस्टली रिसर्च हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है। अब इंग्लिश को रिप्लेस करना जो है ना बहुत मुश्किल है। चाइनीज जो है ना उनका जो मॉडल है, जिसके बारे में वो खुद प्रोपोगेट नहीं करते, वो डिफरेंट जो स्कॉलर्स है ना बताते हैं, सिंगापुरियन उनकी बड़ी फेवर करते हैं। वो उसको ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर हम लेकर आएंगे वो यूएसए वाला नहीं होना, हम किसी को डिक्टेट नहीं करेंगे, हम इक्वालिटी के ऊपर चीजें बनाएंगे, हम आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, हम चीजें इस तरह लेकर चलेंगे। तो वो जो एक सिस्टम है ना कि अपनी जुबान किसी के ऊपर थोप देना, जो गोरे ने किया, यूएसए भी वो इस पॉलिसीज पे नहीं है। जब वो कहते हैं जी हम ये टॉर्चर वगैरह करने में बिलीव नहीं करते, या इन चीजों पे नहीं करेंगे, या जंग नहीं करेंगे। बाकी एक चीज है वो इंटरली दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, तरीके से वो कर रहे हैं। वो $5 ट्रिलियन हो गया चाइना अभी भी मार्केट से वो आता है, वो बहुत ज्यादा गोल्ड का रेट चढ़ रहा है और सिल्वर का भी चढ़ रहा है, उसमें वो खरीद रहे हैं उसको। इसमें और भी फैक्टर्स हैं। हम बात कहाँ से निकली थी, किधर चलेंगे, चले। ओके जी, अनलॉफुल और ऑफेंसिव कंटेंट 1 is against the ideology of Pakistan. B, incite the public to violate the law, take the law in his own hands with a view to coerce, intimidate or terrorize such public individuals, groups, communities, government officials and institutions. C, incite public or section of public to cause damage to the government or private properties. D, coerce or intimidate public or section of public and thereby preventing them from carrying on their lawful trade and disrupt civic life. Incite hatred and contempt on religious, sectarian or ethnic basis to stir up the violence or cause internal disturbance. F, contain anything obscene or pornographic in contravention of any public law, is known to be fake, false, or there exists sufficient reason to believe that the same may be fake or false beyond a reasonable doubt. Contain aspersions against any person, including the members of a judiciary, armed forces, Majlis Shura or Provincial Assembly. Contain aspersion against any person. ये aspersion का मतलब क्या है? Hatred है, ये define हुआ है। Aspersion means spreading false and harmful information which damages the reputation of a person. ठीक है, 3A में define है। ये सब जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस वाला इन्होंने भी डाला। I, promote and encourage terrorism and other form of violence against the state or its institutions. कौन सा डाला जुडिशरी वाला? जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस मजलिस शूरा। हाँ जी जी ठीक है, इनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। इनको आप जनरली देखें, अगर आप नहीं करेंगे तो लोग, अब ये भी देखें ना, उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी तो लिमिट्स होनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि आप सब कुछ ही उड़ा के रख दें आप। हम उसको आपको जाहिर सी बात है किसी एक लिमिट्स के अंदर रखना पड़ेगा। 2, without prejudice to the restriction in this regard, while reporting the proceeding of Majlis Shura Parliament or a Provincial Assembly, such portion of the proceeding as the chairman of the Senate, the Speaker of the National Assembly, or as the case may be the Speaker of the Provincial Assembly, may have ordered to be expunged, shall not be streamed or made available for the viewing on social media platform in any manner, and every effort shall be made to release a fair account of the proceeding. ठीक है जी। नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में कोई ऐसी बात की जाती है जो गैर मुनासिब है, नॉन पार्लियामेंट्री उसमें लैंग्वेज यूज की गई है, स्पीकर या चेयरमैन साहब कहते हैं कि इसको एक्सपंज कर दें, जो चीज़ एक्सपंज कर दी जाएगी फिर वो आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करेंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो फिर या पब्लिश करेंगे तो फिर उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये जो वो बातें बार बार इनकी रिपीट हो रही होती हैं टिकटॉक पे, नहीं वो ठीक है, वो आप कर लें। एक वो बात है जिसको मैं एक्सपंज करवा दिया गया कि भाई ये बात रिकॉर्ड से निकाल, वीडियो रिकॉर्डिंग तो एक बन जाती है, वो ठीक है, वो आप करें, वो डजंट मैटर। अब वो देखें वहां पे कोई ऐसी बात हुई है जिसको स्पीकर ने कहा इसको आप रूल से, अब सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, मिनट्स लिखे जा रहे होते हैं सेशन के, उसमें से जब स्पीकर साहब ये कहते हैं ना इस बात को एक्सपंज कर दो, किसी ने गाली दे दी है या कोई गैर मुनासिब बात कर दी है, स्पीकर साहब कहते हैं एक्सपंज कर दो,
वो वाली चीज अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे तो फिर काम खराब है। अदरवाइज कोई प्रोसीडिंग में बात आई है, आप कर रहे हो, वो ठीक है। 3. The statement of prescribed organization or their representative or member thereof shall not be streamed or made available for viewing on social media platform in any manner. ठीक है जी, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनकी स्पीचेस वगैरह वो नहीं दिखाई जाएंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जाहिर सी बात है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जब पर्सन का नाम आएगा तो स्केड्यूल 1, 2 और 4 आपके माइंड में फौरन आना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने सोचना इस माइंड से है, प्रोस्क्राइब्ड पर्सन आया स्केड्यूल 4, ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड आई है स्केड्यूल 1 वाली, ठीक है। 2S हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये पहला है, अब सपोज करें कोई मसला है ना, तो पहले कंप्लेंट्स हैंडल करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शैल मेंटेन एन इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स अबाउट लॉफुल और ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट। The social media platform shall supply users with easily recognizable, directly accessible and permanently available procedure for submitting complaints about unlawful or offensive content online. अब ये वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं या कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है लोगों को एजुकेट भी करेंगे और उनके लिए वो चीज़ें मुहैया करेंगे कि वो ईजिली कोई कंप्लेंट कर सकें और ये उसको रीएड्रेस करेंगे। ठीक है जी, पहला तो फॉर्म आप ये हो गया, किसी के खिलाफ कोई ऑफेंसिव मटेरियल रिलीज होता है तो वो उस प्लेटफॉर्म को अप्रोच करके करवा सकता है। अब जाहिर सी बात है, प्लेटफॉर्म का ऑफिस भी आपके मुल्क में होगा, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होगी, पर ये ऑनलाइन भी हो जाएगा। 2T सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल। अब ये बॉडी आ गई है आपकी सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल। ये आप क्या करती है, द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट constitute social media complaint council which shall consist of a chairman and 4 members including 1 ex officio members to receive and process complaint made by person, organization and general public against violation of any provision of this act as may be prescribed by the regulation। ठीक हो गया जी। अब इस एक्ट की कोई रेगुलेशन जो है उसकी वायलेशन हुई है, आप सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल में काउंसिल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। 2. The chairman and the members other than the ex officio member of the council shall be appointed by the federal government for a term for 3 years extendable for another similar term on the terms and condition of a service as may be determined by it। 3 साल की टर्म में और एक्सटेंड हो सकती है, एक 3 साल के लिए। और जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी की टर्म 5 साल की है वो नॉन एक्सटेंडेबल है। ठीक हो गया, अभी तक ये अमेंड नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है। इसी तरह जो सेक्शन 10 था पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट का, उसमें प्रोसिक्यूटर की टर्म 3 साल की थी और नॉन एक्सटेंडेबल थी, पर वो अमेंड उन्होंने ओमिट कर दिया हुआ है। अब वो 3 साल की टर्म है पर एक्सटेंडेबल है। ठीक हो गया। 3. The chairman and members other than the ex officio members of the council shall not exceed 62 years of age at the time of their initial appointment। The chairman and the members, इनकी एज 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उनकी 58 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये इन्होंने 4 साल का एज का क्यों डिफरेंस डाला है, ये अब आप देख लें जी। ये इन्होंने 4 साल का फर्क डाला हुआ है, इनको भी 58 कर देते या इनको 62 को किया हुआ। चला हाँ जी। 4. The chairman and the member of the council shall be an eminent professional having a recognized bachelor degree and with 15 years experience in information technology, law or social media, policy governance or relating emergence technology। अब यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर के लिए ये क्वालिफिकेशन है 15 ईयर्स, और जो आपकी सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी भी 15 साल है चेयरमैन की, और वो इन्हीं फील्ड्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। 5. Secretaries or the additional secretaries of the division to which the business of information technology and telecommunication stand allocated shall be the ex officio member of the council। इनमें से किसी को वो ex officio बना देंगे। 6. The chairman or the members of the council may resign from his office by writing under his hand addressed to the federal government through the division concerned। ओके जी, फेडरल गवर्नमेंट को रिजाइन दे देंगे। 7. The federal government may remove the chairman or the member of the council if he is found unable to perform the functions of his office due to mental, physical disability, inefficiency, or to have
कमिटेड मिसकंडक्ट, सेम यही डिस्क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन सोशल मीडिया रेगुलेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेंबर्स के लिए भी है। एक्सप्लेनेशन, फेडरल गवर्नमेंट में ये जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, कंसर्न जाए, वो कह रहा है कंसर्न जो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा थ्रू कंसर्न थ्रू कंसर्न डिवीजन, तो जाएगा किसके पास? सेक्रेटरी के पास, किसी के सेक्रेटरी के पास, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट आ गया। अब फेडरल, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? सवाल ये है आपका। जी सर, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, एक बंदा और है, उससे ऐड करो फिर पूरा होगा। प्रेसिडेंट, यस, ये तीन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसा ही है। हाँ जी, वो तो सारा आगे है ना, प्रॉपर एक हिरार्की। हाँ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं, वो कुछ और कह रहा है जी। सर ये फिर भेजा क्या किसको रेजिग्नेशन, प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट? ये मेरा पूछना। ये प्रॉपर चैनल के आएगा ना, ये डिपेंड, अब ये कर रहा है, उसने कहा है जी कंसर्न, आएगा ना सर, कंसर्न डिवीजन के जाएगा ना। आप सपोज करें ये अगर पेमरा के अंडर, पेमरा या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है ये लोग, तो उसके सेक्रेटरी को इन्हें भेज देना, उधर जाएगा और उधर से वो फिर आप जाएं प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होके कैबिनेट से होके चला जाएगा। अब एक्चुअली बात यह ना, यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, उसकी अपॉइंटमेंट भी तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ना। अब फेडरल गवर्नमेंट का प्रोसीजर यही है कि अब देखें, एक चीज आगे प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 है। अब जब प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया तो वो कैबिनेट से नहीं पूछ रहे, जहां फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी तो डिसीजन जो है लेना कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर ने लेना ना, उससे कंसल्ट करके कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर ने लेना है, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने सिर्फ साइन ही करने होते हैं ना। तो ये वही उसी प्रोसीजर से आएगा। सर मेन काम तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट ने करना था, वो तो सिर्फ नहीं मैडम, प्रेसिडेंट नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने सिर्फ साइन आके प्राइम, हाँ प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ वो साइन स्टैम्प के लिए। साइन स्टैम्प के लिए। पर ठीक है, उधर तो जबरदस्त है, किसी को मिले तो हाँ जी, सब कुछ रुक जाता। 6 अच्छा एक्सप्लेनेशन पे हम आ गए। For the purpose of this section, the expression misconduct mean conviction for any offense involving moral turpitude and abuse or misuse of authority. 8. In a case of vacancy occurring due to the death, resignation, removal of a chairman or any member of the council other than the ex officio members, the federal government shall appoint another person qualified with a period not exceeding 2 months from the date of vacancy occurred. 2 माह के अंदर गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी, और सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के केस में 3 माह के अंदर अपॉइंट कर देगी, वहां पे 3 माह की है। 2U वायलेशन और नॉन इंप्लीमेंटेशन। In a case of violation or non-implementation of any direction of authority by a social media platform, the authority may approach the tribunal for appropriate action. ठीक है जी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दी है अथॉरिटी ने, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी ये अथॉरिटी है, इसने दिया, वो नहीं कर रहे तो फिर ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। अब वो ट्राइब्यूनल का जिक्र करेगा, ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट है। ये भी आप पढ़ने लगे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अथॉरिटी ने उसे क्या कुछ करो, वो नहीं करेगी तो ट्राइब्यूनल मामला आ जाएगा। ठीक है जी। 1C सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल। 2V ट्राइब्यूनल्स। The federal government may by notification in the official gazette established as many social media protection tribunal for the purpose of this act as it may determine. Where more than one such tribunals are established, the federal government shall specify territorial limits within which or other class or classes in respect of which each of tribunal shall exercise jurisdiction under this act. अब ये है कि गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल बनाएगी, जितनी जरूरत होगी उतनी बना देगी। अब जब ज्यादा बन जाएंगे तो उनकी जुरिस्डिक्शन वगैरह का जो मामला होगा, कौन सा ट्राइब्यूनल किस जुरिस्डिक्शन को डील करेगा, वो भी सारा उसमें होगा। 2 ट्राइब्यूनल की आप कंपोजिशन देखें। ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ a chairman who has been or is qualified to be a judge of high court. ठीक हो गया। 2B a journalist registered with the Press Club of Pakistan having not less than 12 years of relevant experience with known professional competence in his field and having a bachelor degree in journalism recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. And C a software engineer and an expert in a field of social media rights having a minimum of bachelor's degree recognized by the Higher Education Commission of Pakistan in the relevant field or allied subject. एक वो शख्स जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, तो जो शख्स हाई कोर्ट का जज बन सकता है वो फिर वकील ही होगा, ऐसा ही है। ठीक है जी।
एक तो वो चेयरमैन हो जाएगा लॉ की फील्ड से, फिर एक जर्नलिस्ट हो जाएगा जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस है और वो एमिनेंट मतलब कि रिकग्नाइज्ड है अपनी फील्ड में। फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसका उसने एक्सपीरियंस नहीं बताया हुआ। अब ये 3 लोग जो हैं ट्राइब्यूनल में होंगे। अब ट्राइब्यूनल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 The chairman and members of the tribunal shall be appointed by the federal government for a period of 3 years on such terms and conditions as may be prescribed. 3 साल की टर्म हो गई। 4 The chairman or a member of tribunal may resign from his office by writing under his hand addressed to the federal government through the division to which the business of the law stand allocated. 5 The federal government may remove the chairman or the members of the tribunal if he is found unable to perform the function of his office due to mental, physical disability, inefficiency, or to have committed misconduct. Explanation. For the purpose of this section, the expression misconduct means conviction for an offence involving moral turpitude and abuse or misuse of authority. 6. In a case of vacancy occurring due to the death, resignation, completion of his term of appointment or removal of chairman or any other member of tribunal, the federal government shall appoint another qualified person within a period not exceeding 1 month from the date of the vacancy of the vacancy occurred. अब यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी के केस में 3 माह है, कंप्लेंट के सेल में 2 माह है और यहाँ पे 1 माह है। अगर इना केस किसी की डेथ होती है और कोई चला जाता है तो यहाँ पे 3 माह के अंदर करना है अपॉइंट, यहाँ पे 2 माह के अंदर करना है, यहाँ पे 1 माह के अंदर करना है। ये 3, 2, 1 का कॉन्सेप्ट अब क्या है, सबके 3 रख लो या 1 रख लो, उन्होंने ऐसे रखा हुआ। Okay, अब हैं 7. The tribunal shall decide the case within 90 days. In a case the decision is not rendered within the stipulated time, the tribunal shall record the reason for the same. Okay जी, 90 टाइम में डिसाइड करना है। 8. The tribunal shall follow such procedure as may be prescribed. Okay. 2W. Jurisdiction of the tribunal. The tribunal shall exercise such powers and perform such functions as are or may be conferred upon or assigned to it under this act or rules made therein. 2. Any person aggrieved by the decision of the authority may prefer an appeal before the tribunal in such manner as may be prescribed. अथॉरिटी का फैसला है इनका, इन्होंने कोई फैसला किया है, उसका कोई अग्रीड बंदा है वो ट्राइब्यूनल में आ जाएगा। और यहाँ पे मोस्टली जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही होंगे, उनको इन्होंने कहना है रजिस्टर हो, ऐसे करो, ये आप नहीं कर रहे। 2X. Appeal against the decision of tribunal. Any person aggrieved by the final decision of the tribunal may prefer an appeal to the Supreme Court of Pakistan within 60 days of receipt of the decision. कितना सेफ खेला, वहाँ अपने बंदे बिठा के फिर सुप्रीम कोर्ट में बिठाए हुए हैं। हाँ जी। हर जगह से अपनी कल एक वार्डन को नवाजने के लिए उन्होंने कानून ही बदल दिया। क्या किया? नकवी के साथ एक इंस्पेक्टर है जो सीनियरिटी बेस पे हो गया था इंस्पेक्टर। हाँ जी, तो सीनियरिटी बेस पे वो डीएसपी होने के लिए उसको काफी टाइम लगना। हाँ जी, उन्होंने फिर कानून क्या बनाया है उनके साथ कोलैबोरेशन करके कि 50 साल उम्र, हाँ, तो 50% सीनियरिटी जो होंगे, 50% पीपीएससी का पेपर होगा। हाँ जी, ठीक है। और जो 17 के लिए होंगे 52 एज होगी तो उनका भी पेपर होगा। पेपर में सर्विस कल पंजाब लोग सर कल इतना तो बनता है यार। भाई देखें, मेरे हिसाब से तो इसमें इन्हें जो आर्मी का सिस्टम है वॉच है, वहाँ बोर्ड बनता है। अब बोर्ड में आप रखें, जैसे आप पीपीएससी के पास लेके जाए, एक तो पेपर हो सही पेपर हो, फिर परफॉर्मेंस देखी जाए ना, उसने क्या अपने करियर में सारा काम किया है वो देखी जाए। और अगर किसी की नहीं है उसे कहा जाए भाई ठीक है तुम इतने साल देते हैं तुम इंप्रूव कर लो, या फिर पेपर भी तरीके से हो और परफॉर्मेंस हो, और सारे इनका मेडिकल चेकअप भी हो, ये सारे सही होते हैं। सर सब कुछ हो। वही तो आर्मी में पता है क्या होता है, जब उनका बोर्ड बैठता है वजन लूज करते हैं वो एक्सरसाइज करके, उन्हें पता है कि पेट शेट निकला होगा, वेस्ट एक लेवल से बड़ी होगी, नहीं होना। हाँ जी, ये जर्नैल जो है ये इतने मोटे मोटे क्यों नहीं होते सारे भाई, वो पीछे से बोर्ड से आए होते हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उन्हें पता है हमने डाइट तरीके से लेनी है, ये करें। तो ये फोर्सेस के लोग हैं ये लोग, तो जिसका एक स्पेसिफिक तरीके से ज्यादा वेट वगैरह बढ़ जाए उसे कहें भाई ठीक है तुम ऑपरेशन से तुम्हें साइड पे करते हैं, और जिसे ऑपरेशन से निकाल दें वो तो फौत हो जाएगा, उसे कहें खुडे लाइन लगाते हैं ना तुम्हें। तो ये करना चाहिए, इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इन चीजों को। चले जी ब्रेक कर लें आप लोग, अभी 2:32 हुए हैं, 45 तक कर लें, 45 तक आ जाएं, इधर कर लेते हैं। चलें वो कर लें, मैं करता हूँ, फिनिश ही होगा ना।